कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स या बेनिफिकेशन ऑफ ओर्स में अ, आज हम ये तीसरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं और ये है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? अ, एक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, मैं इसको पास कर लूँ कि ये एक एक्सकवेटर आप देख सकते हैं कि इसने रेत यहाँ पे डाल दी और जो बड़े-बड़े रॉक्स थे वो साइड पे ये ऊपर गिर गए, यहाँ पे आ गए और जहाँ से रेत इसके ऊपर जा रही है और ये एक ड्रम है जिसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं। ज़रा देखिएगा, मैग्नेट्स लगे हैं, तो ये वो नॉर्मल सैंड है और ये यहाँ से रिमूव कर दी जाती है, जबकि इसके साथ जो मैग्नेटाइट के पार्टिकल्स हैं, जिनको मैग्नेट अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है, तो ये इस ड्रम के साथ करीब गिर के यहाँ पे गिरते हैं, ये आप कन्वेयर करते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। अ, ये एक और वीडियो में ट्राई कर लूँ ये। तो मैग्नेटिक सेपरेशन उन ओर्स के लिए अब ज़रा देखें, ये ज़रा क्लोज़अप है इसका, ये वो ड्रम है और इसके ऊपर ये एक कन्वेयर बेल्ट लगी है यहाँ पे और इसमें जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, मिसाल के तौर पे मैग्नेटाइट, तो वो इस कन्वेयर बेल्ट के साथ ड्रम के साथ, इस पुली के साथ करीब जाएँगे और वो अलहदा हो जाएँगे। जो नॉन मैग्नेटिक है, तो उनको ये नहीं खींचता तो वो दूर जा गिरेंगे। ज़रा देखें, ये रोटेट होके तो ये पार्टिकल यहाँ पे जो गिरते हैं, तो ये एक्चुअली मैग्नेटिक है और जो नॉन मैग्नेटिक है वो यहाँ पे बाहर गिरते हैं। कन्वेयर बेल्ट है और इसके ऊपर मटेरियल डाल दिया गया और जो मैग्नेटिक पार्टिकल हैं, देखें वो मटेरियल मुसलसल इस पे डाला जा रहा है कन्वेयर पे। लेकिन ओर को पहले क्रश किया जाता है, तो क्रश्ड ओर को डाल दिया और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल थे सैंड और इस तरह सिलिका जो भी है, तो यहाँ पे आएँगे और जो मैग्नेटिक पार्टिकल हैं, तो वो अटैच हो जाएँगे उस पुली के साथ और नीचे फिर ग्रेविटी की वजह से गिर जाते हैं। ये सारे नॉन मैग्नेटिक हैं और जो मैग्नेटिक है वो यहाँ पे गिरते हैं। अच्छा, उम्मीद है अब आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चल गया होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन कैसे काम करती है और यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है। मैग्नेटिक रोड्स ड्रम है और अच्छा, it is based on the difference in the magnetism of ore and gangue particle. ore particle अगर मैग्नेटिक है और गैंग नॉन मैग्नेटिक है तो फिर ये वाला प्रोसेस सबसे बेस्ट होगा। It is used for the concentration of magnetic ores. Magnetic ores मिसाल के तौर पे पायरोलोसाइट, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पायरोलुसाइट, मैंगनीज ऑक्साइड मैग्नेटिक है। इसके अलावा क्रोमाइट है जिसको हम क्रोम आयरन स्टोन भी कहते हैं, क्रोम आयरन स्टोन क्रोमाइट। इसके अलावा हम मैग्नेटिक ऑक्साइड जो है यानी इसको मैग्नेटाइट कहते हैं, Fe3O4। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आप सैंड लें और एक मैग्नातीस लें और उस मैग्नातीस को सैंड में इस तरह घुमाएं फिराएं, तो मैग्नातीस के साथ मैग्नेट के साथ ब्लैक सैंड सा अटैच हो जाता है और वो जो ब्लैक सैंड है वो दर हकीकत मैग्नेटिक ऑक्साइड है। तो ये मैग्नेटिक ओर्स के लिए इस्तेमाल होता है। कन्वेयर बेल्ट है कि इट इज फिक्स्ड अराउंड टू रोलर्स, वन मैग्नेटिक एंड अनदर नॉन मैग्नेटिक। मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह हो। जैसे आपने वीडियोस में देखा, मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशंस हैं और आप अपने आप को देखते हैं कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। पावर पाउडर्ड ओर जो है, इट इज ड्रॉप्ड ओवर द कन्वेयर, जो कन्वेयर बेल्ट है उसके ऊपर डाल दिया जाता है और जो ओर पार्टिकल्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और जो मैग्नेट लगा हुआ है उस ड्रम में, उस पुली के अंदर जो मैग्नेट लगा हुआ है, तो ओर पार्टिकल वो खींच लेता है और रन अलोंग विद द कन्वेयर फॉर अ लिटिल लॉन्गर देन द गैंग। बिकॉज कन्वेयर ये जो ड्रम है, तो उसके अंदर मैग्नेट है, तो वो इन ओर के पार्टिकल को खींच लेगा, तो वो उसके साथ ज़रा ज़्यादा फासले तक जा सकेंगे और जो
गैंग है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, उसको तो वो खींचता ही नहीं है, तो वो जाएगा, डायरेक्ट गिर जाएगा दूर, अपने मोमेंटम को ऐसे ज़रा दूर जाएगा। टू सेपरेट हीप्स, 2 ढेर बनते हैं, 2 ढेर। एक ढेर होगा ओर का और दूसरा है गैंग का, जैसे हमने बात की थी। अब जब आपने कंसंट्रेशन कर दी, चाहे आपने इस्तेमाल किया, हाइड्रोलिक वॉशिंग आपने इस्तेमाल की, या आपने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ किया, और आपने मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस यूज़ किया, तो अब इस ओर को कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड, या तो हम रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं। व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन, ये आप देख रहे हैं। रोस्टिंग ये हीटिंग है एंड द प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन हीटिंग है एंड द एब्सेंस ऑफ एयर। सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड, एयर की मौजूदगी में जो सल्फाइड ओर्स हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोनेट ओर्स जो हैं दे आर कैल्सिन्ड, उनकी कैल्सिनेशन की जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट और जो भी कार्बोनेट है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फाइड है, अगर आप उसे हवा की मौजूदगी में हीट करेंगे तो यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, या चले कॉपर कार्बोनेट आप ले लें, तो फिर आपके पास आएगा कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जैसे आप देख रहे हैं, जिंक सल्फाइड हमने लिया और ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ मिलके तो जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है कि जो अपॉन हीटिंग, दोनों में हीटिंग हो रही है, दोनों में हीटिंग हो रही है, ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड में। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्राइविंग आउट मॉइस्चर फ्रॉम ओर, मॉइस्चर कुछ जरूर इसमें रह जाती है, बिकॉज यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा हीट हम नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आप बाकायदा डिकम्पोज ही कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो है ओर को ड्राई किया जा सकता है। अब जो आपने ओर को ईदर बाय ये जो था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, आपने ओर को कन्वर्ट कर दिया है ऑक्साइड में, यानी कॉपर सल्फाइड था तो कॉपर ऑक्साइड आया, जिंक सल्फाइड था तो जिंक ऑक्साइड आया। अब ऑक्साइड को, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड टू मेटल, अब आपने उस ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट करना है, और इसकी जो बुनियाद है, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल और पोजीशन ऑफ द मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, तो उसमें एलिमेंट्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो उसकी बुनियाद पे हम बात करते हैं। रिडक्शन यूजिंग हीट, ऑक्साइड जो है ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, दे आर रिड्यूस्ड बाय हीट। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो उनके ऑक्साइड्स को हीट की मदद से मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे मरकरी ऑक्साइड अगर है, तो सिंपली से आप हीट कर लेंगे, यू विल गेट मरकरी एंड ऑक्सीजन। तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, उनके ऑक्साइड को बाय हीटिंग मेटल में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, जो जरा मोर रिएक्टिव है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, oxides of moderately reactive metals are reduced by carbon। मिसाल के तौर पे जिंक ऑक्साइड है, तो कार्बन इस्तेमाल करके हीट कर लें तो कार्बन ये ऑक्सीजन खींच लेगा, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक। ये लेड ऑक्साइड है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन को लेके तो कार्बन डाइऑक्साइड और लेड बना देगा। तो जरा मोर रिएक्टिव जो है, जो मरकरी से मोर रिएक्टिव है ऑक्साइड, तो उनको कार्बन के साथ, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। अब अगर मजीद रिएक्टिव है, तो हम फिर जरा मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मिसाल के तौर पे आयरन जो है, तो वो जिंक से और मरकरी से, इनसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो लिहाजा कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आयरन जो है, हम आयरन इंडस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन को लेके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और आपके पास लोहा रह जाता है। अच्छा, अब अगर कोई मजीद रिएक्टिव है, ठीक है जी, आयरन से भी, तो फिर रिडक्शन यूजिंग एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिनोथर्मी कहा जाता है। ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, उनको रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग एल्यूमिनियम। वाई एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम चीप भी है और इसकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन
उनसे ज़्यादा होगी, तो ये उनसे ले लेगा एबिलिटी टू गेन ऑक्सीजन। These metals must be less reactive than aluminum, यानी aluminum is more reactive than those metals. So जब उस metal की competition होगी इसके साथ तो it is more reactive, तो ये ले लेगा ऑक्सीजन उससे, तो वो metal रह जाएगा, reduce हो जाएगा। मिसाल के तौर पे क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन क्रोमियम। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो एल्यूमिनियम क्रोमियम से मोर रिएक्टिव है, सो लिहाजा ये ऑक्सीजन ले लेता है और क्रोमियम रह जाएगा। एल्यूमिनियम को आप इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते? इसलिए कि एल्यूमिनियम इज मोर एक्सपेंसिव देन कोक। जो कोक है जिससे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो जब हमारे पास एक चीप, एक सस्ता प्रोसेस होगा, तो हम क्यों एक्सपेंसिव प्रोसेस इस्तेमाल कर लें? अच्छा, रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में